चलो पहले टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखो परमिटिविटी। परमिटिविटी पहले समझ लें इसको। अच्छा, कूलम्स लॉ ने क्या फॉर्मूला बताया था अपन को? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही बोला था। ये एप्सिलॉन मैंने कहा था आप लोगों से क्या है? परमिटिविटी। और आप सबको ये भी बताया था मैंने कि ये फोर्स जो है हमेशा मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। मीडियम पे डिपेंडेंट है फोर्स। तो एक बात बताओ, अब आप कॉमन सेंस से सोच के बताओ मुझे कि फोर्स ज्यादा कहां पर मिलेगा मुझे? वैक्यूम में मिलेगा या फिर वाटर में मिलेगा? क्यों? क्यों? एक कॉमन सेंस है आपके पास, जैसे कि आप एक मोबिलिटी समझते हो, विस्कोसिटी समझते हो, वैसे ही आपको ये चीज भी खुद ही समझ में आ रही है कि मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होता जाएगा वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम होती जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू कहां पर होती है? वैक्यूम में। और लगभग इक्वल होती है एयर के। जितना वैक्यूम में होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है एयर में। तो इसको अपन डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट बनाओ फटाफट। इसकी नहीं बनाई थी, केक की बनाई थी। हाँ, वो तो अपन ने केक की बनाई थी। केक की यूनिट क्या आई थी बताओ? केक की यूनिट क्या आई थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही आई थी। तो इसके लिए क्या करोगे? इसका रेसिप्रोकल कर दो। क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आसान है। ठीक। अच्छा, अगर मान लो मैं यहीं पे किसी दूसरे एलिमेंट के लिए लिखता हूँ, लेट अस सपोज एप्सिलॉन ऑफ वाटर, ये ज्यादा आएगा या कम आएगा एप्सिलॉन नॉट से? सब एग्री करते हो कम आएगा? रेसिप्रोकल रिलेशन है बालकों। देखो, फोर्स ज्यादा कब होगा? जब एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर फोर्स कम कब होगा? जब एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यानी एप्सिलॉन नॉट से हमेशा दुनिया की जितनी भी वैल्यूज होगी वो एप्सिलॉन नॉट से हमेशा ज्यादा ही होगी, कम नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी नोट करो। हम्म। बेटा बहुत डिफरेंस नहीं होता, स्लाइट डिफरेंस होता है एक्चुअली में, इसलिए इन दोनों का अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, चार्ज के ट्रांसफर की बात हो रही है बेटा, चार्ज पे लगने वाला फोर्स। एयर पार्टिकल में फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा होता है ना। हर्ष, रोमिंग चार्जेस लग जाएंगे वहां तक। रोमिंग चार्जेस लगते हैं तो डिस्टेंस पे। चलो क्लियर। अब एक बात बताओ, क्या हम लोग बार बार ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते रहेंगे? बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। कितनों के लिए निकालोगे? तो हम लोग इसलिए निकालते हैं रिलेटिव एप्सिलॉन की वैल्यू। एप्सिलॉन रिलेटिव, एप्सिलॉन आर। एक्चुअली में इसको रिलेटिव क्यों बोलते हैं? हम सारे एप्सिलॉन वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं एयर के साथ या वैक्यूम के साथ, आप जैसा बोलना चाहो, इससे कंपेयर कर लेते हैं और डायरेक्ट एप्सिलॉन रिलेटिव आपको गिवन मिलेगा। तो एप्सिलॉन रिलेटिव होता कैसा? टीपीआई। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी? कैसे निकाल सकते हैं? देखो, आपको एक चीज मैं पहले बताता हूँ, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। 1 से बड़ी आएगी मतलब क्या कह सकते हो? देखो समझो, एप्सिलॉन रिलेटिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
और मैंने क्या कहा, मीडियम हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा ही होगा, चाहे कुछ भी हो एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगा, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो ये आप हमेशा याद रखना, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, इस पर क्वेश्चन एक आध बार ही आया हुआ है वैसे। हो गया, समझ में आया? अच्छा, इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं अपन। देखो, अगर मैं बोलूं फोर्स ऑन एनी मीडियम, ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम बोल दूं, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर बोलूं फोर्स इन वैक्यूम या फिर एयर, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इन दोनों को सेम डिस्टेंस पे सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस रखे थे। ठीक है, ठीक। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड कर दें एक बार, डिवाइड करके देखो क्या आता है। 4 पाई से 4 पाई गुजर गया, ये पूरा टर्म गुजर गया, क्या ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन एम। एफ एम अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एम। अच्छा, मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ एक बार, दोनों को दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देता हूँ। एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, क्या मैं एप्सिलॉन आर बोल सकता हूँ? क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएगा। डायरेक्ट अगर कभी क्वेश्चन आए तो फोर्स का रेशो निकाल देना सीधे सीधे, एप्सिलॉन अलग अलग सॉल्व करने मत बैठना। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट टर्म। अच्छा, एप्सिलॉन का एक नाम तो होता है परमिटिविटी, और भी कोई नाम होता है क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी को बोलेंगे अपन। ठीक है, इसका ही नाम होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो कैपेसिटर में मत जाओ, अभी टाइम है। हाँ, वो जो केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, वो यही पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक। कहाँ पढ़ा था केमिस्ट्री में? तो एक क्वेश्चन की मैंने पिक भेजी थी आप लोगों को, मैं लिखवाई देता हूँ अब उसको। हाँ, वही वही। लिखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली में आया हुआ क्वेश्चन भी है। टू आइडेंटिकल बॉल्स, two identical balls, each having density rho, are suspended from rho, are suspended from a common point by two insulating string
of equal length. Both the balls have equal mass and charge. Equal mass and charge in equilibrium each string in equilibrium each string makes an angle theta with the vertical. Now both the balls बालक ये वाली ग्रुप में फोटो भी शेयर कर दो इस क्वेश्चन की, है ना. Now both the balls are immersed in a liquid as a result the angle theta does not change. The density of liquid is sigma find the dielectric constant of the liquid. Dielectric constant मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, मीडियम का एप्सिलॉन पूछ रहा है आपसे. ठीक है, सॉल्व करो. पहले क्वेश्चन समझो, एक्चुअली में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. सॉल्व तो कोई बात नहीं, हो जाएगा. पहले क्वेश्चन को समझो ये क्या कह रहा है. गार्गी ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने, देख लेना. बिल्कुल मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन एक बार समझना है पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है. अभी रीडिंग टाइम दिया है. अब वो फिर आपको यूट्यूब से देखना पड़ेगा एक बार, जो इससे पहले बताया ना मैंने, अपलोड कर दूंगा मैं लास्ट में.
समझ आया क्वेश्चन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? तुमसे कह रहा हूँ आगे नालायक, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ इसके अलावा? तो इमर्ज मतलब डुबा दिया। हाँ, तो उससे चेंज नहीं हुआ एंगल थीटा, ये तो इसने दे दिया। आपसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, कुछ समझ में आ रहा है चेंज क्यों नहीं हुआ होगा? क्या क्या हुआ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली में जैसे उसको अपन ने लिक्विड को इमर्ज किया लिक्विड में, सॉरी बॉल्स को, तो उसमें एक फोर्स ऑफ बयानसी भी तो आ गया होगा, अपथ्रस्ट फोर्स। तो उसकी वजह से वो एंगल चेंज नहीं हुआ। तो अभी पूरी कहानी करके आपको सॉल्व करनी है, कर सकते हो? मैं करूँ? चलो हिंट देता हूँ थोड़ा सा। देखो पहले वाला इनिशियल केस, जब ये दोनों बॉल्स एयर में थे, ठीक है, किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ के उसको अपन सॉल्व कर दें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो है ही है। तो नीचे लग रहा होगा mg, यहाँ लग रहा होगा टेंशन, और एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा इधर की तरफ, ठीक है, डन। एक मिनट, थीटा एंगल इन दोनों के बीच गिवन है क्या क्वेश्चन में अपन को? वैसे थीटा दे रखा है। अच्छा, ईच स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा दे रखा है ना? हाँ, तो यानी कि अपन को इतना दे रखा है थीटा, पूरा नहीं है गिवन, ठीक है। अच्छा, मैं इसके दूसरी कंडीशन भी बना के दिखाता हूँ, जब ये लिक्विड सबमर्ज था। इस बार भी ये थीटा है, नीचे लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऊपर लग रहा होगा एफ अपथ्रस्ट, और यहाँ लग रहा होगा टेंशन। बोलो यहाँ तक क्लियर हो सब? अब कैसे सॉल्व करें इसको? क्या? चलो तो करके देखो। अच्छा, सब कर पाओगे या आगे बढ़ जाऊं मैं? बिल्कुल, डेंसिटी मास तो दे नहीं रखा इसने, कुछ नहीं दे रखा इसने। तुम वॉल्यूम अज्यूम करोगे और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। मास तो दे रखा है ना, एम कहाँ बोला इसने? हाँ कर बोलो। अब थ्रस्ट फोर्स लग गया ना यहाँ पर। एक्चुअली में देखो, यहाँ पर इसने क्वेश्चन की कंडीशन पहले से बना कर दी है। अब थ्रस्ट भी लग रहा है साथ में, मीडियम की वजह से फोर्स भी तो कम हो गया होगा, फोर्स भी तो कम हो गया होगा ना। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोस्टैटिक कम हो रहा है लेकिन अपथ्रस्ट उसको ऊपर खींचना चाह रहा है, तो ओवरऑल वो बैलेंस हो गया, ठीक है। हमेशा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इस कंडीशन में इसने जो दिया यहाँ पर नहीं होगा। रीजन समझो इसका क्या था। रीजन यहाँ पर सिंपल सा था इसका, कि जैसे ही मैंने इसको एक एयर से उठाकर मीडियम में रखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। बोलो यस और नो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होने की वजह से पास आना चाहेंगे, लेकिन अब थ्रस्ट फोर्स भी तो लग रहा है, वो इसको ऊपर खींचेगा, तो वापस से वो उसी कंडीशन में आ गया जैसे पहले से था। समझ गए इस चीज को? तो अभी भी वो थीटा एंगल बनाकर बैठा हुआ है, क्वेश्चन ने पहले से दिया हुआ है अपन को, ठीक है। क्या वाला? क्यों होगा? दोनों का अलग अलग होगा। इसके लिए एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि एयर में है, और इसके लिए एप्सिलॉन एम होगा मीडियम में, और एप्सिलॉन एम ही तो पूछा गया तुमसे, डाइलेक्ट्रिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं करना, वही लॉज ऑफ मोशन की तरफ फोर्सेस को रिजॉल्व करो और पुट करो, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प और मैं कर देता हूँ। टेंशन चेंज इसलिए होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं वो भी नहीं जानता। उसका सिर्फ इतना सा मतलब है, क्योंकि चार्ज अगर मान लो दोनों तरफ अपन ने अगर डायरेक्ट स्ट्रिंग रख दी ना, कंडक्टर होगा, ट्रांसफर हो जाएगा ना। हाँ, उससे इसमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब भी मेन एग्जाम्स में आएगा, क्योंकि अभी आपने करंट चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन उनको तो पता है ना कि पूरा सिलेबस देते हैं। तो अगर मैंने मान लो कंडक्टर दे दिया होता ना रियल में, तो पूरा चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, इसलिए वो इंसुलेटिंग वर्ड जोड़ता। क्या?
आइडेंटिकल है, मास सेम है बालक, लेकिन ये अगर वायर कंडक्टर होता तो वायर पे भी तो चार्ज जाता ना। हाँ बेटा, इसीलिए तो उसने बोला है कि वो आपका इंसुलेटर वायर दिया, समझो मेरी बात। मान लो दो बॉल्स रखी मैंने, दोनों में चार्ज क्यू क्यू था पहले से, ठीक है, और अगर मैंने कंडक्टर वायर जोड़ दिया होता तो चार्ज अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं, सेम चार्ज होंगे तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन मैंने बताया ना प्रीवियस ईयर का है, तो उनके अकॉर्डिंग तो आपको पूरे चैप्टर्स आते हैं ना, तो इसलिए वो ये वर्ड जोड़, ठीक है। चलो थोड़ी सी हेल्प मैं ये कर रहा हूँ कि एम को यहाँ पर फटाफट, अच्छा देखो कंपोनेंट तोड़ लो, इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा। बोलो ये बात सबको समझ आई कैसे हुआ, पक्का ना? मेरा मन रखने के लिए हाँ, गलती से भी मत बोलना, नहीं आए तुरंत पूछो, ठीक। और एम को क्या रख सकता हूं मैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां से क्या लिख सकते हो, रॉ वी इज इक्वल टू एम। तो क्या मैं इस एम जी की जगह डायरेक्ट रॉ वी जी लिख दूं, चलेगा? सेम यहां पर जब अपथ्रस्ट की बात कर रहे होंगे तो नीचे तो लग रहा होगा रॉ वी जी, और ऊपर क्या लग रहा होगा, सिग्मा वी जी। याद है अपथ्रस्ट फोर्स, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, यही होता था। आपको हो सकता है आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पर कंपोनेंट टूटेगा कौन सा, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। अब सॉल्व करके देखो। अच्छा टी अलग अलग हो सकते हैं, टेंशन अलग अलग हो सकते हैं, टी वन टी टू, करके देखो आगे सॉल्व। पहले ये हवा में है, हाँ बिल्कुल, पहले ये एयर में है और ये किसी फ्लूइड में है। नहीं आ रहा, ये कौन सा आ रहा होता है, तो शायद इसमें कंपोनेंट में रिवॉल्व करके और फिर वो टैन थीटा से इक्वेट करके ऐसे करना बिल्कुल होगा। वही करना ही पड़ेगा। अब अलग, हाँ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन एम पूछ रहा है ना अपन से, तो एप्सिलॉन एम ही तो पूछ रहा है। हाँ पहले एक सिस्टम के लिए सॉल्व करो फिर दूसरे सिस्टम के लिए सॉल्व करेंगे। देखो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, टी से टी गुजर गया, क्या बचा, टेन थीटा, एक्चुअली मैं उल्टा कर रहा हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रॉ वी जी। क्लियर? ऐसे दूसरे बॉडी के लिए भी सॉल्व करो। एक्चुअली में दोनों में रहेगा तो टेन थीटा ही ना, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे फिर। इसके लिए भी टेन थीटा की वैल्यू निकालो, उसके लिए भी निकालो और सॉल्व करो। मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करो। सेम इससे भी, जैसे मान लो इसको मैंने T1 बोल दिया था एक मिनट के लिए, T1 फाइनली T1 तो कैंसिल आउट हो गए, इसको T2 बोल दिया, ये भी कैंसिल आउट हो गए, बचेगा ये रिलेशन, फिर दोनों को इक्वेट कर दो।
किया इतना सॉल्व? अच्छा ये टर्म आया, कैसे निकाला मैंने tan थीटा? नहीं आया तो पूछ लो। नहीं आया ना, पूछो ना, डर क्यों रहे हो? आ गया? देखो कुछ नहीं करना, कंपोनेंट देखो इक्विलिब्रियम में बोल रखा है, तो यानी कि मेरे को एक चीज मिलेगी T2 sin थीटा इज इक्वल टू एफ एम, और दूसरा अगर मैं यहां से निकालू T2 cos थीटा प्लस सिग्मा वी जी इक्वल टू क्या आएगा, नीचे वाला टर्म रॉ वी जी, इस वाले टर्म को इधर भेज देते हैं, क्या बचेगा T2 cos थीटा इज इक्वल टू रॉ वी जी माइनस सिग्मा वी जी। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, T2 से T2 कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। क्या हुआ, टफ है क्वेश्चन? चलो tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू मेरे पास ये टर्म आ गई। क्लियर यहाँ तक? इसको नोट करना है तो करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ क्या चीज, अब इन दोनों tan थीटा को इक्वल रख दो, हो सकता है, चेक कर लेता हूँ, निकाल के देखते हैं। आ गया आंसर, चेक करते हैं। पहले आप लोग सॉल्व करो फिर बात करते हैं। हाँ बालक मैं सुन रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में दे दिया, फिर तो आपने एप्सिलॉन ऑफ डायरेक्टली मीडियम बता दिया, परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर चाहिए ना मुझे, तो उसको बोलते हैं ना डायलेक्ट्रिक, तो रिलेटिव। हाँ ये वाली बात मैं दोबारा बता दूंगी, मेरे को रिलेटेबल। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, बस एक सेकंड बता रहा हूँ। अच्छा ये दोनों टर्म्स निकाल लिए अपन ने? यस। एक्चुअली में एप्सिलॉन आर ही निकालना होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक इसने मीडियम के लिए, उसके लिए बोला है ना आपको, क्वेश्चन पढ़ो लास्ट में क्या बोला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, कांस्टेंट टर्म की तरफ बात कर रहा है ये। ठीक है, तो आपको इसको रिलेटिव निकालना पड़ेगा एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर, एक मिनट, नॉट देखो एक्चुअली में इसको आप ऐसे भी समझ लो, क्या इसने एप्सिलॉन नॉट गिवन दिया है आपको, गिवन दिया है, बस खत्म कर, अगर दे रखा होता तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल। अगर इसने डायरेक्ट तुम्हें ये बोला होता कि एप्सिलॉन फॉर मीडियम निकाल दो, तो अलग बात हो जाती। अच्छा जब तक डायरेक्टली कांस्टेंट बोले तो वो एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ, फॉर मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मीडियम दैट इज एप्सिलॉन आर। देखो दोनों tan थीटा इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि इसने पहले ही मुझे दे रखा है थीटा इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चे, F फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रॉ वी जी। अच्छा अब बताओ, मैं अगर यहाँ पर निकालता हूँ बेटा एफ ए अपॉन एफ एम, कितना आएगा? मैं निकालना चाहता हूँ एफ ए अपॉन एफ एम, रॉ वी जी डिवाइडेड बाय वी जी कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा रॉ माइनस सिग्मा इज इक्वल टू, अगर मैं एप्सिलॉन के टर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, रेसिप्रोकल होता है इसका। ठीक है, और इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। आ गया आंसर, रॉ वीजी से वीजी कैंसल आउट, क्या बचा, रॉ अपॉन रॉ माइनस सिग्मा, आपने शायद उल्टा निकाल दिया, ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया, नीचे वाली टर्म कैसे डिवाइड हो सकती है, अगर ये ऊपर आता तो रॉ से डिवाइड करते ना, समझ गए? क्लियर बालकों? चलो अब एक नए टॉपिक की तरफ चले। हाँ गार्गी कुछ कह रहे हो?
कह रही थी मैट्रिक्स से पहले डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का नाम सॉल्युबिलिटी वगैरह। बिल्कुल सही सुना था। और इसके बाद अभी फिजिक्स के आने वाले महीना भर सिर्फ डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक चलने वाला है। ठीक है, इसमें इसमें जब टर्म आएगा ना कैपेसिटर, तो वहाँ पर पूरा डाइलेक्ट्रिक 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 चलने वाला है। ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक आप जो समझते हो वो थोड़ा सा अलग है, और ये जो समझेंगे अपन ये अलग। ठीक है, एप्सिलॉन मीडियम अगर तुमसे डायरेक्ट पूछता हूँ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऐसा डायरेक्ट वर्ड लिख देता, फाइंड द परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एक्चुअल में एब्सोल्यूट वर्ड लगाएगा वहाँ पर, क्योंकि एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाता है फॉर मीडियम। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर? सर एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब फिर एप्सिलॉन एम भी है। हाँ, अगर वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल रहा होता तो एप्सिलॉन एम निकाल दो। क्लियर? परमिटिविटी में एप्सिलॉन। हाँ, अच्छा छापना था क्या? ये हो गया ना? इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी सारी लिखी हुई थी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इस क्वेश्चन में था नहीं। ठीक है, अच्छा अगले टॉपिक पे चलूं या एक क्वेश्चन और करें? बोलो। अब एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक का एक ही क्वेश्चन पीवाईक्यू में है, मैं भी कहाँ से लूँ? पीवाईक्यू में एक बार ही आया हुआ है जहाँ तक है। चलो एक टेस्टी क्वेश्चन है, ये वाला कर ले, ये अच्छा क्वेश्चन है। लिखो, टू स्मॉल चार्ज्ड balls of masses m1 is equal to 2m, m1 is equal to 2m and m2 is equal to m। मतलब एक का मास 2m है और दूसरे का m है। ठीक है, have unequal positive charges on them both balls are suspended by two strings of unequal lengths from a common point such that in equilibrium both the balls are same horizontal level. The angle between two strings is 45 degree. In this position, find the electrostatic force.
डायग्राम बना दूं? ये तो सिंपल सा है। क्या बेटा? 45 इन दोनों के बीच का एंगल है, दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टेस्टी क्वेश्चन है। करो सॉल्व। अच्छा थोड़ा सा हिंट दूं? यहाँ से एंगल अज्यूम कर लो θ1 θ2। और दो हिंट या बहुत है? वी नो दैट θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 45 डिग्री। इक्वल होते तो फिर ये सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि लेंथ अलग अलग है। स्ट्रिंग की लेंथ अलग अलग बोलिए ना, मतलब कुछ ऐसा है जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग की लेंथ सिर्फ इतनी सी है और दूसरे की पूरी इतनी है, लेकिन ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कब हो सकते हैं? जब दोनों का सेंटर से वो अलग अलग होगा एंगल, तभी तो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम हो सकता है। करूँ मैं सॉल्व? नहीं सर, ये तो कर रही हूँ। चलो मैं 3 बोलते स्टार्ट कर दूंगा। 3। तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि शायद सॉल्व हो जाएगा। करो। एक्चुअली तो मैं यहाँ मेरे पर हिसाब से एक सेकंड बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ आता है, पहले बता रहा हूँ। हाँ अब बोलो। क्या पता क्यों 90 डिग्री बन रहा है? ज़रूरी है 90 डिग्री बन रहा होता तो ऐसा सोचते ना? क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है? नहीं, नहीं बन सकता, कभी नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से तो सर, हो सकता है को 30 को 60 रख दे। हाँ बालक, मतलब मेरे हिसाब से तो tan थीटा 1 आ जाएगा, लाइक जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया tan थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है, और फिर वो डबल मतलब a प्लस b tan है। वेरी गुड, कर लो, आंसर आ जाएगा उससे। अच्छा चलो मैं करूँ अब, थोड़ा सा कर रहा हूँ फिर उसके बाद वापस तुम लोग करना। देखो पहले इस बॉडी के लिए यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा, इसको T1 नाम देते हैं। सब इधर देख लो एक बार, T1 नाम देते हैं। नीचे लग रहा होगा एक फोर्स, क्या? 2mg। और एक इन दोनों की वजह से एक फोर्स और लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इधर की तरफ लग रहा है एक F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर T1 है तो ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल कितना होगा? θ1। ये एंगल अगर θ1 है तो ऊपर कंपोनेंट क्या टूटेगा? T1
कॉस थीटा वन और इधर की तरफ T1 साइन थीटा वन। ऐसे इसके भी कंपोनेंट तोड़ सकते हैं सेम तरीके से, डायरेक्ट तोड़ दूं तो यहाँ पर टेंशन अज्यूम किया T2, तो इधर कंपोनेंट टूट गया T2 साइन थीटा टू और ऊपर टूट गया T2 कॉस थीटा टू, नीचे आ गया mg और इधर आ गया F इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अलग अलग होगी ना बेटा, क्योंकि अलग अलग स्ट्रिंग है, अलग अलग मास है, तो टेंशन भी अलग अलग होगा। चलो यहाँ पर देखो, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम है तो समीशन एफ एक्स जीरो समीशन एफ वाई जीरो, तो एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को इक्वल कर दो क्योंकि इक्विलिब्रियम गिवन है ना अपन को। तो T1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा क्या आ जाएगा T1 कॉस थीटा वन इज इक्वल टू 2mg। दोनों को डिवाइड किया, T1 से T1 गुजर गया, साइन थीटा वन बाय कॉस थीटा वन क्या होता है टेन थीटा वन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय 2mg, इक्वेशन 1। क्लियर? ऐसे दूसरे वाले को भी सॉल्व करें, डायरेक्ट लिख दूं या सॉल्व करूं? डायरेक्ट लिख दूं तो यहां से मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा टेन थीटा टू इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय mg। निकाल के देख लो, आसान सी बात है। आगे चलूं? चलो देख लो, एक बार आगे देख लो। यहां पर अपन ने एक इक्वेशन बनाई थी 45 इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू। क्या दोनों तरफ मैं 10 लगा सकता हूं? तो क्या मैं लिख सकता हूं 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 थीटा वन प्लस थीटा टू, लिख सकते हैं ऐसा। 10 45 क्या होता है 1, और इसका रिलेशन आता है सबको, क्या होता है tan थीटा वन प्लस tan थीटा टू अपॉन 1 प्लस नहीं 1 माइनस tan थीटा टू। क्या मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से tan थीटा वन और tan थीटा टू की वैल्यू पहले से पता है? पुट कर दो। तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा वन क्या आया था मेरे पास? अच्छा, एफ ई को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स लिख दूं, सॉल्व करने में आसान रहेगा। एक्स अपॉन, यहाँ पर लिख देता हूँ एफ ई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2mg प्लस एक्स अपॉन mg अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 mg का स्क्वायर। यस और नो? इसको उठा के इधर चिपका दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2mg का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 3/2 है ना, तो 3x बाय 2mg। ठीक है, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 ही तो होता है। यहां तक क्लियर है? बोलो सबको। अच्छा, मैं mg से सबको मल्टीप्लाई कर दूं या mg स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते, नोट कर लो यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर और x की वैल्यू फाइंड कर। एक्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह मैंने एक्स लिख लिया था थोड़ी देर के, बार बार एफ ई लिखना पड़ता ना, इसलिए। क्या होगा, गुड़िया नहीं आ रहा क्या मैदांश? क्या नहीं आया? अरे मेरे से बोलो तो सही, क्या दिक्कत हो गई? एक्चुअली में एम जी के होल स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर दो, एम जी कॉन्स्टेंट है। किसको काट दिया? तो एक एम जी तो कटेगा। तो इसको करोगे तो भी वही आएगा।
इसमें भी सब में mg कॉमन निकल के कट जाए। क्वेश्चन तो कर दे लेकिन आंसर क्या है? आंसर नहीं आया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई आपसे? अभी निकाल। अच्छा ये क्वेश्चन देख के लग रहा है आप लोगों को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। अगर मैं इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह एक फोर्स लिख देता तो मान लेते लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो बस इसको दिखाया गया है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है नहीं। सॉल्व करने में गलती कर दी, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी तो mg आएगा। अच्छा चलो इधर वाला पार्ट मिटा दो, डायग्राम और ये सब अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। इधर वाला पार्ट मिटा दो बच्चों, बालकों। चलो अब सब लोग इधर देखो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को 2mg के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस, देखो x अपॉन सेम टर्म है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन सेम टर्म, तो इसके नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर अपन ने मल्टीप्लाई किया 3x अपॉन 2mg इंटू 2m स्क्वायर जी स्क्वायर से, देखो m स्क्वायर से m स्क्वायर और ये पूरा गुजर गया। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या बचा, 2m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3mg x। यस और नो? अब सबको एक जगह लेकर आ जाए, सबको एक तरफ लेके आ जाता हूँ, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3mg x माइनस 2m स्क्वायर जी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या इसकी शक्ल कुछ ऐसी मिल रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसी शक्ल मिल रही है? तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, शक्लें मिलाओ, पुट करो वैल्यूज, ए की जगह क्या दिख रहा है यहाँ पर 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 3mg, अरे क्या हो गया, मिड टर्म स्प्लिट करना चाहते हो क्या? वो कहाँ करोगे इसमें, और क्यों दिमाग लगा रहे सब फालतू का, हो भी जाएगा तो क्यों करना है, वैसे हो रहा है। चलो 4, अच्छा सॉरी बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है बेटा 3mg, मतलब 9m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2m स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 2, और ए की वैल्यू 1 ही है, बस सॉल्व कर दो, x इज इक्वल टू माइनस 3mg प्लस माइनस रूट का 8 प्लस 9 कितना होता है 17। अच्छा इन दोनों को बाहर कर दें एम स्क्वायर जी स्क्वायर को, तो बाहर बच गया mg रूट 17 डिवाइडेड बाई 2,
अब इसको सॉल्व करके निकाल लो, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू जो भी है। प्लस वाला ही कंसीडर करेंगे। प्लस वाला ही करेंगे, माइनस वाला करेंगे ही नहीं अपन, क्योंकि वो डायरेक्शन बताएगा ना माइनस, और वो पॉसिबल ही नहीं है। ऑपोजिट चार्ज काम करते हैं। बेटा एक्चुअली में क्या है कि अपन डायरेक्शन पहले ही लेकर चल रहे हैं। अपोजिट चार्जेस में आपका एक्चुअली में अपन ने सेम चार्जेस लिया, अपोजिट चार्जेस में माइनस वाला काम करता, ठीक है, अगर दोनों अपोजिट चार्ज होते। लेकिन जरा दिमाग लगाओ, अपोजिट चार्जेस में क्या ये इक्विलिब्रियम में रह सकता था? नहीं, वो वाली चीज पॉसिबल है। तो इसलिए माइनस वाले को आप हटा दो। सच में बिहेवियर रखा है क्या इसको? पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, कितने बालकों को लग रहा है क्वेश्चन डिफिकल्ट है? एक्चुअली में ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। इसको आप किसी दूसरे मेथड से आप ट्राई नहीं कर सकते, करके देख लो, होगा ही। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो ये एक फिक्स पैटर्न होता है, इस पैटर्न पे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। क्या हुआ? क्या चीज़? बिल्कुल, ये क्या किया तुमने? 45 माइनस थीटा 2। वो बात तो सेम ही है। क्या? ठीक है, ये तुमने लिखा, फिर ये कहाँ गया? इसका आगे सॉल्यूशन इसका 45 माइनस थीटा 2 कहाँ सॉल्व किया तुमने? 10 45 माइनस थीटा 2 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ना, सीधे कैसे कर दोगे? तो प्लस वाला कंसीडर करेंगे। नीचे 2 कहाँ गया? 2 भी तो आएगा, 2 भी तो है नीचे। हाँ, दोनों से सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आना। ये तो मैंने आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक वगैरह याद दिलाने के लिए इतना बड़ा कर दिया, नहीं तो इतना बड़ा करता थोड़ा। ये सब चीज़ें मैं थोड़ी बताऊंगा, मैथ्स की चीज़ें, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा हिंट के लिए बता दिया मैंने। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं आए तो इसकी हेडेक मत लेना। ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करके याद करने की कोशिश करना, ठीक है। और दूसरी बात, क्या ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक का? कहीं पे भी लगा के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर? कुछ नहीं था, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट काम में आया कि दोनों में रिपल्शन होगा, ठीक है। चलो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर। mg मैंने कॉमन ले लिया और अंदर बचा √17 माइनस 3 अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। माइनस वाला कंसीडर नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन शो कर, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं अब अपन। टॉपिक डालो, यहाँ से आपको भी समझ आ जाएगा। लिखो टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर अपन अगेन एक वर्ड यूज करने वाले हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज। तो चाहो तो लिख लो, वरना मत लिखो, कोई खास जरूरत है नहीं। ये लिखना है, छापना है, हटा दो इसको। अच्छा, कोई पढ़ाने से पहले मुझे बता सकता है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्चुअली में ये इसका रियल वर्ड है ना, इसका रियल नाम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, जो अपन पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। हाँ बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? वही सेम टू सेम। क्या? चलो और अच्छा, जिस जिस बच्चे ने ग्रेविटेशन पढ़ा है, क्या उनको थोड़ा सा याद है अपन वहां पर एक पॉइंट मास लेकर आते थे? उस पॉइंट मास पे एक बड़े से मास का क्या इफेक्ट होता था? अपन ने वहां पर एक फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था? E इज इक्वल टू जी कैपिटल मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला बनेगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, छोटे वाले का नहीं लेंगे, बड़े वाले का ही लेंगे। अरे पॉइंट मास का तो कंसीडर ही नहीं करते, छोड़ो, मैं फील्ड में समझा रहा हूँ, इसमें समझ में आ जाए। ठीक है, लेट अस सपोज बच्चों यहाँ पर एक चार्ज रखा है मेरे पास, कैपिटल क्यू। ठीक है, और पॉजिटिव है ये चार्ज। यहाँ पर कहीं पर मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को अपन डिनोट करें क्यू नॉट से। अब ये टेस्ट चार्ज होता क्या है, पहले ये समझ लो। एक्चुअली में इसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 के बराबर होता है। कई बुक्स में इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी लिखा होता है यहाँ पर, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू बी 0। सब जानते हो टेंड्स टू बी का मतलब? yes. मैंने इसका मीनिंग वैसे बताया भी था तुम लोगों को, याद है सबको? नहीं है क्या? लेट अस सपोज एक पेड़ है, ठीक है, अब तो मैं बता के मानूंगा। एक पेड़ है, ठीक है, और आप महीने में एक बार उस पेड़ की हाइट नापते हो, कितना डिफरेंस आ गया। फिर मैंने बोला कि नहीं ये गलत बात है, रोज नापो कितना डिफरेंस आया। नाप सकते हो? तो क्या पेड़ रोज नहीं बढ़ रहा? अच्छा मैं बोल दूं हर घंटे नापो कितना पेड़ बढ़ रहा है, आप लोग क्या बोलोगे? नहीं बढ़ रहा? बढ़ तो रहा है, लेकिन इतना कम बढ़ रहा है कि जिसे आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। टेंड्स टू बी 0, चेंज बिल्कुल क्या है, अप्रोक्सीमेट टू 0। रियल में कुछ तो है, लेकिन अप्रोक्सीमेट चेंज क्या है, 0। तो यानी इसके लिए भी टोटल इसका चार्ज क्या एक्चुअली में टेंड्स टू बी 0 है, लगभग 0 के आसपास मान के चलो। दूसरा, हर एक चार्ज अपने अराउंड फील्ड बनाता है, ये नहीं बनाता। ठीक है, ये इतना छोटा चार्ज है कि अपने अराउंड फील्ड ही नहीं बना पाता। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज के लिए अगर पूछा जाए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? नहीं होता। ठीक है, टेस्ट चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू बी क्या होता है, 0। तो आप चाहो तो एक छोटा सा सब टॉपिक डाल के लिख लो, टेस्ट चार्ज। इसी में टेस्ट चार्ज लिख लो, पहला पॉइंट तो ये लिख लो, और दूसरा पॉइंट नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो वैसे एक चीज मैं समझ रही हूँ कि टेस्ट चार्ज जो होता है मुझे पॉजिटिव के लिए न्यूट्रल। फिर एक बात बताओ, टेस्ट चार्ज होगा कैसे? अगर वो न्यूट्रल होगा तो ना तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने वाला है ना रिपेल होने वाला है। मुझे तो डायरेक्शन के अलॉन्ग चीजें लेनी पड़ेगी ना। क्लियर? क्या क्या दो पॉइंट लिखे, पहला लिमिट डेल क्यू टेंड्स टू बी 0, और दूसरा नो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय टेस्ट चार्ज। रीजन क्या है? इसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि वो क्या बनाएगा अपने आसपास, कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं अगर बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से कितना डेवलप होगा, तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस क्यू नॉट को कितना फील हो रहा होगा, अगर ये इससे आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, वॉटेवर है ना, सेम चीज है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और यहाँ पर कई बुक्स इसको ऐसे भी लिख कर देती है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू बी 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। तो मैं बोलूँगा आपको, तो ये याद रख लो क्या मतलब है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इससे फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, बिल्कुल बना सकते हैं। एफ का फॉर्मूला जानते हो आप लोग? अगर मैं इसको फिलहाल स्केलर फॉर्म में लिखूं, E इज इक्वल टू, एफ का फॉर्मूला बोलो क्या था, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, पहले से क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट गुजर गया, क्या बचा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बना E का, के क्यू बाय। अच्छा, क्या इसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग? सेम उसी तरीके से जैसे कूलम्ब्स लॉ में लिखा था। ठीक है, अगर मैं बोलूं E12
तो क्या होगा, R1 माइनस R2 का यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा और नीचे R क्यूब आ जाएगा। पोटेंशियल में था वो, ठीक है। ये दोनों में सेम था और मैं बार बार वहां पर यही फॉर्मूला बोल रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो इसीलिए बोल रहा था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज और, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या डायरेक्शन होगी फील्ड की, और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो, याद करने से अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, सोचो जरा। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये एक टेस्ट चार्ज है, एक्चुअली में इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्शन। तो आप हमेशा याद रखना कि इस पे जो डायरेक्शन लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब फोर्स की किधर होगी, इस तरफ होगी। और एक्चुअली में जो फोर्स का वेक्टर है वही तो ई का वेक्टर है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज। क्लियर। तो ये भी 2 पॉइंट इसके नीचे मेंशन कर लो, फॉर पॉजिटिव चार्ज अपोजिट टू द चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लिख रहे हैं अपन, है ना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज अपोजिट, और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज। अच्छा, और कहीं पे हो सकता है या फिर लाइन ज्वाइनिंग पे ही होगा, लाइन ज्वाइनिंग पे ही होगा। तो इस चीज को चाहते तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे, सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपने यही तो देखा यहाँ पर, दोनों वेक्टर सेम ही थे ना। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा और उसकी वैल्यू बहुत छोटी रहेगी। जिससे हम बोलते हैं ना वर्क डन टू ब्रिंग इट पॉजिटिव, तो फिर लाइक वो रिपल्शन को ओवरकम करके या फिर अट्रैक्शन के साथ है। वो बात अपन तब करेंगे जब पोटेंशियल पढ़ेंगे, अभी मत करो। तुम्हें लगता है तुम बादल के पीछे छुप सकते हो, उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस भी सेम टू सेम कूलम्ब्स लॉ की तरह आएंगे, जैसे वहां पर अभी तक अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, फोर्स सॉल्व किए, वैसे अब सेम क्वेश्चन को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देगा आपके लिए। तो जितने भी क्वेश्चन है ना अपन ने वहां किए, वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं उससे थोड़े से सुपीरियर क्वेश्चन करवाऊँ या सेम वही वापस रिपीट करवाऊँ। चलो, तो एक टॉपिक डालो पहले। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ के बाद याद करो अपन ने क्या लिखा था, टॉपिक क्या था, सुपरपोजिशन लिखा था। इसका भी सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और सेम वही फॉर्मूला बनने वाला है, वहां पर क्या बनाया था अपन ने, एफ नेट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यहां पर क्या बन जाएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स, ठीक है। एक आध तो वैसे सेम क्वेश्चन कर लो, फिर आगे चलते हैं। सर ये भी खाली पॉइंट मासेस के लिए ही है, पॉइंट चार्जेस के लिए, बिल्कुल अच्छा अदरवाइज इंटीग्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक्चुअली में दोनों आएंगे, अभी इंटीग्रेशन भी आगे चल के आएगा, फील्ड में अभी सारा बताऊंगा। इसमें पूरा निकालोगे, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, सबका आएगा इसमें। एक्चुअली में ग्रेविटेशन और ये चैप्टर सेम टू सेम है, और एक और चैप्टर अभी आएगा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी सेम टू सेम यही चैप्टर है। मतलब इन तीनों में 100% सिमिलैरिटी है, सारी चीज़ें सेम बनेगी, बस टर्म्स चेंज हो जाएंगे। जैसे वहां पर क्या था, देखो जी क्यू आर, आर सेम है, ठीक है, इतना सा चेंज है। ऐसे मैग्नेटिज्म में भी आएगा, वहां पर भी एक कांस्टेंट होगा के, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसके अलावा वहाँ की चीज़ें सेम टू सेम आएगी,
ठीक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सेम टू सेम ही आएगा, फॉर्मूले भी सेम आएंगे, सब कुछ सेम आएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आसान सा। अच्छा इसका फॉर्मूला लिखवाऊं सुपरपोजिशन का? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस जितने भी फोर्सेस, जितने भी फील्ड्स हैं सबका वेक्टर सम कर दो, ठीक है, ये नेट फील्ड हो जाएगा। यस लिखो एक क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस। अच्छा ये समझ में आया सच में? मन रखने के लिए हाँ नहीं बोलना है, नहीं समझ आया तुरंत बोलना है, कतई नहीं आया। ये नहीं आया कि ये नहीं आया? ये कुछ नहीं है, फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखा है अपन ने, कुछ भी नई बात नहीं है। एक्चुअली में अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है। मैं फील्ड नहीं निकाल रहा, फील्ड का एक्चुअली में फोर्स होता है, याद करो। यहाँ पर जो वर्ड बोल रहे हैं ना अपन, ये पूरा वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब सिंपल समझो, मैंने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज नहीं रख करके यहाँ पर एक विराज को रख दिया, ठीक है, जिसके पास चार्ज कितना था, Q0। अब ये यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है कि इसकी वजह से मुझे कितना फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अच्छा अब ये और सोचो कि अगर तुम्हारे अंदर मैं चार्ज बढ़ा दूँ, क्या तुम पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा? यानी चार्ज पर डिपेंड कर रहा फोर्स, सिंपल फोर्स पर यूनिट चार्ज, तुम्हारे पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा, खत्म कहानी, दैट इज फील्ड। अब क्लियर हुआ? कभी भी नहीं हुआ? पक्का? और कोई? सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो गाड़ी। Q0 एंड से 0 हो जाएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगी। मैं चाह रहा था ये अगले क्वेश्चन में समझाऊं, लेकिन आप अभी समझ लो, अब इसकी कहानी समझ के ही मानते हैं। मान लेते बेटा ये वाली डिस्टेंस क्या है, R। ये बनाया मैंने ग्राफिकल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, ठीक है। तो बालों को अगर ध्यान दो, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती कम होती बादल? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें तो ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? क्योंकि आर की वैल्यू कम हो रही है। याद करो क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे क्या होगा, फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो एक्चुअली में ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाली लाइन मैं बना रहा हूँ, फिर अभी इसका रीजन भी समझा। ये ऐसा ग्राफ मिलता है मुझे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अच्छा अब अगर आप बोलो कि सर अगर r 0 रख दें फॉर्मूले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू मैं इस चार्ज के अंदर चेक करूँ तो नॉट डिफाइंड होती है, हमें पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अगर मैं इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करूँ, चार्ज के अंदर घुस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता ही नहीं है क्या होगी, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता, ठीक है। इनफाइनाइट आंसर मत देना, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? सर लाइक फिर वो डिस्टेंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर इस चीज को किया था अपन। हाँ गार्गी बोलो। सर फिर वो डिस्टेंस 10 का -3 से काउंट करेंगे। एग्जैक्टली, कूलम्स लॉ, ठीक है।
और ये ज़रूरी नहीं है ना, हो सकता है मैंने चार्ज एक स्फेयर पे रख दिया हो, लेकिन हम एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कर रहे हैं। ज़रूरी किसके लिए पॉइंट चार्ज पे लगता है? ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल नियरेस्ट जाके चेक कर रहे हो मतलब पॉइंट चार्ज में चेक कर रहे हो। ठीक है, डन। अगर बनाना हो तो बना लो फिर ग्राफ इसके नीचे, मैंने पहले तो बताया नहीं था, पहले तो क्वेश्चन लिखवा रहा था। अगर शुरू कर दिया तो क्वेश्चन में सेम ग्राफ आएगा, क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। ठीक है, two point charges each having charge q plus q are placed on x-axis each having charge plus q are placed on x-axis एक x इक्वल टू माइनस ए पे, x एक्सिस में लिखो कॉमा, x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू ए। एक माइनस ए पे रखा है और दूसरा ए पे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन है, प्लॉट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे वेरिएशन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रहेगा? ऑन x एक्सिस मुझे x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन चाहिए, कितना होगा? देखो क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूं मैं, फिर सॉल्व करो। पता नहीं, ये आप लोग सॉल्व करो, देखो वैसे सही है। एक चार्ज यहाँ पर रखा है x इक्वल टू ए पर, कितना? प्लस क्यू। और एक चार्ज रखा है x इक्वल टू माइनस ए पर, ये भी कितना है? प्लस क्यू। ठीक है, अब एक टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से ऐसे घुमाते हुए यहाँ से ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो आप ये बताओ इसमें कि हर एक पॉइंट पर उसकी फील्ड कितनी 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 रहने वाली है? ठीक है, हर एक पॉइंट पर, तभी तो फील्ड का ग्राफ बनाओगे। तो आप 3-4 जगह चेक कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ कर लो या यहाँ कर लो एक ही बात होती है, एक ओरिजिन पे और कर लेना। दो टाइम या मैं करूँ? सिर्फ आपको सोचना है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये आंसर आना चाहिए ग्राफ। मुझे दिखा के पूछ लो, मुझे दिखा दो।
क्या वो किसी को नहीं आ रहा? अच्छा क्वेश्चन में हिंट दे दो थोड़ा सा, फिर आ जाएगा, तुम सबको आ जाएगा। लेट अस सपोज ये चार्ज, मैं टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहा हूँ। पहले टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। तो ये बताओ कि इस वाले की वजह से फील्ड किधर लग रहा होगा, इस पे, इधर की तरफ। इसको नाम देता हूँ मैं फिलहाल के लिए E1। अच्छा इसकी वजह से कहाँ लग रहा होगा? इसकी वजह से भी इधर लग रहा होगा। एक्चुअली में मतलब E1 प्लस E2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इस जगह पर चेक करता हूँ तो इसकी वजह से फोर्स कहाँ लग रहा होगा, सॉरी फील्ड कहाँ लग रहा होगा, इधर की तरफ। और इसकी वजह से इधर की तरफ। अच्छा ये बताओ दोनों में से ज्यादा कौन लगा रहा होगा, ये या फिर ये? डिस्टेंस इसकी कम है तो ये ज्यादा लगा रहा होगा, तो इसको नाम दिया E1। और इसकी वजह से कम लग रहा होगा तो E2। अच्छा दोनों, यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ ओवरऑल कितना फील्ड लग रहा होगा यहाँ पर, E1 माइनस E2 बोल सकता हूँ। यस और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रखूँ टेस्ट चार्ज को तो डायरेक्ट बोल दूँ E2 माइनस E1, ठीक है। और अगर यहाँ पर रखूँ तो E1 प्लस E2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर देखो E की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, नेगेटिव तरफ, और यहाँ पर पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो बस इसका ग्राफ बहुत सिंपल सा है, देखो क्या है, इधर नेगेटिव की साइड जा रही थी, बोलो यही होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, फील्ड कम होता जाएगा। एक्चुअली में थोड़ा सा कर्व खराब बन गया, कर्व ऐसा, जैसे जैसे फील्ड बढ़ता जाएगा इधर की तरफ हो जाएगा, कम होता जाएगा फील्ड, आया ना मैक्सिमम। अच्छा ये बताओ फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगी मुझे, यहाँ पर। मैं इस साइड वाली बात कर रहा हूँ, इधर कंपेयर करें और इधर कंपेयर करें, 2 पॉइंट पे कंपेयर कर रहा हूँ। फील्ड किस तरफ ज़्यादा मिलने वाली है मुझे, जस्ट इस चार्ज के पास में मिलेगी ना, दूर जाते जाऊँगा कम होता जाएगा। यस और नो, दोनों से डिस्टेंस बढ़ रहा है, मैंने यही किया। देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फील्ड कम होता जा रहा है। अब बोलो एग्री हो नहीं हो? पक्का? बहुत पिट जाओगे। देखो इस पॉइंट पे मैं इधर की तरफ वाला देख रहा हूँ फिलहाल, लेफ्ट साइड, देख तो रहा हूँ ना कैमरे में। यस एक मैंने यहाँ पर कंपेयर किया इधर की तरफ, और एक इधर की तरफ कंपेयर किया, ए और बी। ये बताओ ए पे ज़्यादा फील्ड मिलेगा या बी पे? और बी पे धीरे धीरे कम होगा, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर है ना। तो बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए तो यही ग्राफ बनता है ना स्क्वायर में, या और कोई पढ़ा है? नहीं पढ़ाया तो मैंने 11th में भी था जब मैंने ग्राफ बताया था, वो बात अलग है, कल पढ़ा था, ठीक है ठीक है। अच्छा अब ये बताओ जैसे मैं इस तरफ आता हूँ, अब इन दोनों को हटा दें, जैसे इस तरफ आता हूँ नेट फील्ड मुझे पॉजिटिव मिल रही है नेगेटिव, मतलब कि इस तरफ मिलने वाली है या इस तरफ? पॉजिटिव मिलने वाली है। और जैसे जैसे डिस्टेंस मैं इस तरफ बढ़ाते जाऊंगा फील्ड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। एग्री करते हो इस बात से? सब एग्री कर रहे हो? तो इसका मतलब फील्ड मैक्सिमम से तो स्टार्ट होगी और मिनिमम की तरफ जाएगी, लेकिन जरा सोचो एग्जैक्टली ओरिजिन पे जब ये पहुंचेगा तब कितना होगा? दोनों तरफ की फील्ड बराबर, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम चार्जेस है, तो जीरो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली कहाँ तक आ गया ये? जीरो तक। फिर उसके बाद जैसे जैसे यहाँ से डिस्टेंस में बढ़ा रहा हूँ, फील्ड की डायरेक्शन पहले देखो नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव आएगी, इस तरफ आएगी ना फील्ड की डायरेक्शन। नहीं समझ में आ रही बात? देखो ये वाला फील्ड कहाँ लगाएगा, अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा तो ये किधर फोर्स लगा रहा होगा? इस तरफ। और ये वाला इस तरफ। और देखो अब इसकी डिस्टेंस इससे ज़्यादा है या फिर इससे ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है तो ये फील्ड कम लगाएगा, तो यानी इसका वेक्टर मैंने छोटा बनाया और इसका वेक्टर बड़ा बनाया। दूसरी बात, दोनों का रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में खींच रहा है? ये अगर ये बड़ा है मतलब इधर ना, बड़ा वेक्टर तो अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, और इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव बोलते हो, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इधर होने वाला फील्ड कैसा है, नेगेटिव। ये क्लियर है।
दूसरी बात, फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा कि यहाँ ज़्यादा होगा? डिस्टेंस के जितने पास आता जाएगा चार्ज के उतना ज़्यादा फील्ड आएगा ना, दूर जाएगा उतना कम होता जाएगा। सोचने की कहानी है। नहीं समझ आ रहा? पूरा मिटा के फिर समझाऊं? पक्का? तो इस बार क्या होने वाला है, नीचे की तरफ ऐसे ग्राफ जाने वाला है। बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, डन। अच्छा, इसके आगे कैसा बनेगा? पॉजिटिव में जाएगा और कैसा ग्राफ बनेगा? सेम इसका शक्ल। ठीक है ना? यानी कुछ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये नेगेटिव होता जाएगा। अब ईमानदारी से बताओ, सच सच बताओ, कितने बच्चों को नहीं आया? ईमानदारी से सच सच बोलो। अगर सबने हाँ कर दिया मैं सबको बोर्ड पर बुला लूंगा, मेरे पसंद से जिसको बुलाना होगा, वरना सच में बोल दो। पक्का आ गया सबको? अच्छा कोई बात नहीं। और कोई बादल के अलावा? दूसरे तरीके से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, अब इसको दूसरे तरीके से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर बात करते हैं। ड्रॉ कर लेना, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों के पास अलग अलग कलर के हों तो फिर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ड्रॉ कर लेना। लेट अस सपोज यहाँ पर चार्ज जो था बेटा वो प्लस क्यू था, जैसा मैंने दिया था, और यहाँ वाला चार्ज क्या था? प्लस क्यू। ठीक है, मैं इस ब्लैक वाले से ब्लैक कलर में बनाने वाला हूँ फील्ड लाइन, और रेड वाले से रेड कलर। ठीक है, तो अब ये बताओ यहाँ पर अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करता हूँ इस तरफ, यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो ब्लैक वाले से मुझे एक ज़्यादा बड़ा फोर्स वेक्टर मिलेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में। और रेड वाले की वजह से बहुत कम मिलेगा, बिकॉज बहुत दूर है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा ए था। ऐसे बेटा मैं यहाँ पर बी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या मुझे इसी लेंथ का मिलेगा बी पॉइंट पे भी? नहीं, क्योंकि देखो इसका फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है फील्ड कम होगा, हाँ या ना? तो यानी इसकी वजह से मुझे मिलेगा ऐसा कुछ, और रेड वाले की वजह से और भी छोटा हो जाएगा क्योंकि उसकी भी तो डिस्टेंस बढ़ गई। अब ये बताओ इन दोनों का सम ज़्यादा बड़ा होगा कि इन दोनों का सम ज़्यादा बड़ा? ए वाले का सम ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब ए पे वैल्यू मुझे ज़्यादा मिलने वाली है और बी पे कम मिलने वाली है। एग्री करते हो? दूसरी बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव साइड जा रही है कि नेगेटिव साइड जा रही है? नेगेटिव साइड जा रही है, मतलब ग्राफ तो बनने वाला है नेगेटिव में, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फील्ड क्या हो जाएगी? कम। तो यही तो किया मैंने, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है फील्ड कम किया। और दूसरा डायरेक्शन कहाँ ली है? नेगेटिव साइड। बोलो एग्री? पक्का? अब मैं यहाँ पर कंपैरिजन करता हूँ, ब्लैक वाले की वजह से मुझे कितना फील्ड मिल रहा होगा। मैं यहाँ पर भी 2 पॉइंट लेने वाला हूँ, एक पॉइंट लूंगा ए, एक पॉइंट लूंगा यहाँ पर कहीं पे बी। ठीक है, मतलब ये दोनों ले तो एक्स एक्सेस पे रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है, बट वहाँ पर जगह समझ में नहीं आएगा इसलिए। ठीक, तो ये बताओ ए पर पॉजिटिव मतलब ये ब्लैक वाले की वजह से कितना फील्ड लग रहा होगा? कुछ ऐसा बहुत बड़े अमाउंट में लगा रहा होगा। और बी की वजह से थोड़ा सा कम लग रहा होगा, फिर डिस्टेंस ज़्यादा है। किस तरफ लग रहा होगा? इस तरफ लग रहा होगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इस मतलब यहाँ पर अगर चेक करूँ तो ए की वजह से क्या इतना लगेगा? कम हो जाएगा, तो ए की वजह से कुछ ऐसा होगा, और बी की वजह से, बी की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यस और नो? अच्छा ये बताओ अब ये ओवरऑल किस तरफ खींच के ले जा रहा होगा, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? पॉजिटिव साइड खींच रहा होगा, यानी ग्राफ तो पॉजिटिव साइड बनने वाला है। अब बात करते हैं वैल्यूज की। ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी देख के लग रही है आपको या ये वैल्यू? एक्चुअली माइनस करना पड़ेगा ना अपन को, माइनस करके देखो लेंथ कौन सी ज़्यादा बड़ी बचेगी, ये वाली या फिर ये वाली? ये वाली बचेगी, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ गए, एग्जैक्टली ओरिजिन पे दोनों की फील्ड बराबर है, कहानी क्या हो गई? जीरो। ये भी क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? सेम सिनेरियो यहाँ बनेगा, बोलो बना के बताने की जरूरत है मुझे, और सेम सिनेरियो यहाँ भी बनेगा। अगर ये चाहो तो खुद ट्राई करके देखो, नहीं आया तो फिर बोलो। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बेटा,
आर बेसिकली पॉइंट चार्ज के ओरिजिन से डिस्टेंस है। हाँ, टेस्ट चार्ज के लिए तो कर रहे हैं अपन ये। हाँ बालक, एक्स इक्वल टू, एक्चुअली बेटा वो डिफाइंड ही नहीं ना चार्ज के अंदर, तो नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी नहीं है बेटा, वो ग्राफ जा रहा है ये ठीक है, एक्चुअली मैंने देखो एक्चुअली में उसको डिफाइन ही नहीं किया, उस पॉइंट को छोड़ दिया, ठीक है, तो इस चीज़ को फिलहाल तो तुम नॉट डिफाइंड ही मान के चलो। फिर अगर इसकी कहानी तुम समझोगे तो फिर तुमको ये समझना पड़ेगा, एक चीज़ बताओ मुझे, एक इलेक्ट्रॉन के मैं दो टुकड़े कर दूँ तो क्या आधा आधा चार्ज चेंज हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के मैं दो पीसेस कर रहा हूँ, क्या दोनों में आधा आधा चार्ज आ जाएगा? नहीं आएगा, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यही कहानी है यहाँ पर, ये पॉइंट चार्ज बोला है तुमने, पॉइंट चार्ज मतलब एक हो सकता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट में फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, तुम उसको काट के दो पार्ट में कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई? इसलिए वहां पर नॉट डिफाइंड मैं नहीं बोल सकता इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट बोलना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कहानी समझ गए क्यों बोल रहा हूँ ये वर्ड बार बार? हाँ ऊपर, हाँ, हाँ, ये डिस्टेंस आर, टेस्ट चार्ज को अपन कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे रख रहे हैं, एग्जैक्टली इसके हम शक्ल ही बनाया मैंने, ठीक है। बोलो सबको समझ में आया हाँ कि ना? यस सर। क्या क्या है वॉलपेपर में? नहीं, इसमें सेल्फी दिखती है देखो। अच्छा, सेल्फी दिख रही थी या एक्सरे दिख रहा था? हाँ तो एक्सरे हो गया ना।